वेलकम टू कोड विद चेरी। ये लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूशन पार्ट है। लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट में कोड लिखा था, नाउ अब उसको सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना है जिससे हम लॉगिन को अपने कोड में अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी एप्लीकेशन के program.cs फाइल को अपडेट करना है। हमें वहाँ यूज़ करना है nlog लाइब्रेरी का एक लॉग मैनेजर क्लास है, सही है, और उसका एक स्पेसिफिक मेथड है जिससे हम अपने इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर पाएंगे। देखें, अभी जो हमने ये कोड लिखा है ना, nlog.config जो फाइल बनाई है, ये अभी हमारे प्रोग्राम को पता नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होती फाइल। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना पड़ता है कि ये इसका पाथ है, एक कॉन्फ़िगरेशन देनी है, जो भी हम लिखेंगे उसमें बताना पड़ता है कि एक पाथ में ये फ़ाइल मेंशन है, ये फ़ाइल रखी हुई है और इस फ़ाइल को यूज़ करना है। तो जिससे ये फ़ाइल या ये लॉगिंग, इसकी कॉन्फ़िगरेशन या ये लॉगिंग हमारे सिस्टम में एप्लीकेबल हो जाएगी, तो फिर हम हर जगह इसको यूज़ कर सकेंगे। अभी तो जैसे एक फ़ाइल है, लेकिन अभी सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो अब इसको हम सिस्टम का पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आना है program.cs में। मैं ये सारी बंद कर देता हूँ और यहाँ हमने एक क्लास यूज़ करनी है लॉग मैनेजर, जो हमें nlog से मिली है। इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए यूजिंग nlog। ये क्लास यहाँ से हमें मिली है और इसी से हमें एक मेथड मिलेगा सेटअप। अब इस सेटअप के साथ ना हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। ये बेसिक तो एक कॉन्फ़िगरेशन का कोड है, तो इसको आपने एज इट इज़ ही यूज़ करना है। इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, आप यूज़ करेंगे लोड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम फाइल, क्योंकि हमने एक फ़ाइल बनाई है nlog की कॉन्फ़िग की ये फ़ाइल, तो ये लोड करानी है हमें। इसके अंदर बताना है इस फाइल का पाथ। तो हम बना लेते हैं पहले एक फ़ाइल का पाथ। ठीक है, और इसको कॉपी कर लें आप और इसमें मेंशन कर दें। ये जो हमने कोड लिखा है, ये कोड बेसिकली nlog को बोलता है कि अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो एक सिस्टम में एक फ़ाइल है जिसका नाम है nlog.config फाइल, वहाँ से सारी कॉन्फ़िगरेशंस लोड कर दो। ये फ़ाइल हमने लास्ट वीडियो में भी क्रिएट करी थी, आपको पता होगा। और उस फाइल के अंदर ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि लॉग्स कहाँ सेव करनी है, किस फॉर्मेट में सेव करनी है और कौन से लेवल के लॉग्स रिकॉर्ड करने हैं। और इस कोड की मदद से nlog config की फ़ाइल हमारी एप्लीकेशन पे इनेबल हो जाएगी। ये हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट करी थी फ़ाइल। इसमें सारी चीज़ें बताई थी, इंटरनल लॉग्स कहाँ जाएंगे जो सिस्टम के होते हैं, मेरे कस्टम लॉग्स कहाँ जाएंगे जो मैं क्रिएट करूँगा, उनका फॉर्मेट क्या होगा, और मैं किस किस तरह के लॉग्स हैंडल करूँगा। तो मैं डिबग और डिबग से रिलेटेड हाईएस्ट जितने भी लॉग हैं वो सारे मैं हैंडल कर रहा हूँ। अगर कल को मुझे कोई लेवल चेंज करना हो लॉग का, तो मैं यहाँ जस्ट लेवल चेंज कर दूंगा इधर सिंपली। तो ये मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर दी। अच्छा देखिए, मैंने तो जैसे मैंने लॉग मैनेजर लिखा तो मैंने यूजिंग किया, मतलब कंट्रोल डॉट किया, इसका ऊपर मुझे यूजिंग का नेम स्पेस ऐड करने का ऑप्शन मिल गया, जैसे आप ये देख सकते हैं। लेकिन ना आपको कभी कभी जो है ना विजुअल स्टूडियो इशू भी करता है। वो आपसे बोलेगा कि आप nlog पैकेज इंस्टॉल करो मेन प्रोजेक्ट में, तो समझिएगा आपने ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो मेन प्रोजेक्ट है ना, इसमें आपने रेफरेंस दिया हुआ है लॉगर का, और लॉगर जो प्रोजेक्ट है ना, अगर मैं आपको उसकी डिपेंडेंसीज दिखाऊं और उसमें अगर मैं ये पैकेजेस दिखाऊं जो मैंने न्यूगेट से इंस्टॉल करें, तो आप नोट करेंगे इसमें nlog नज़र आ रहा है। तो लॉगर का प्रोजेक्ट का रेफरेंस मैंने मेरे मेन प्रोजेक्ट में यूज़ किया हुआ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इट मीन्स इस लॉगर सर्विस के प्रोजेक्ट में जितने भी न्यूगेट होंगे ना, वो मेरे इस बेसिक स्कूल मेरे मेन प्रोजेक्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने मेन प्रोजेक्ट पे इसका प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड किया है। इसलिए तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोल स्पेस करेंगे ये आ जाएगा। नहीं आया तो थोड़ा सा रीबिल्ड कर लीजिएगा, क्लीन कर लीजिएगा, तो होपफुली ये आ जाएगा आपके पास। तो इसलिए मेन प्रोजेक्ट में nlog का न्यूगेट पैकेज जो है वो दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत ऐसा है नहीं। अब जो मैंने मेरी लॉगर सर्विस बनाई थी, ये लॉगर वर्कर, ये मैंने एक सर्विस बनाई है मेरी लॉगर सर्विस के प्रोजेक्ट में, एक लॉगर वर्कर। अब इसको भी मुझे मेरे टी कंटेनर में रजिस्टर करना है, जिसे हम कहते हैं IOC, बेसिकली इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर कहलाता है ये, जहाँ पर हम अपने क्लासेस या चीज़ों को रजिस्टर कर सकते हैं। डॉट नेट कोर के अंदर ना एक बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर होता है IOC के नाम से, जिसे हम इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है,
ये कंटेनर बेसिकली डिसाइड करता है कि किस क्लास का इंस्टेंस कहाँ और कैसे क्रिएट होगा और किस तरह क्रिएट होगा। अब सर्विस की रजिस्ट्रेशन और उनकी इंजेक्शन करने के 3 तरीके हैं। एक ऐड सिंगलटन है, दूसरा ऐड स्कोप है, तीसरा ऐड ट्रांजिएंट है। यानी जो भी मैं क्लासेस या जो भी मैं सर्विस बनाऊंगा तो पहले मुझे मेरे अपनी एप्लीकेशन की सर्विस में उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के 3 ही मेन तरीके होते हैं, या तो स्कोप्ड होगा, या ट्रांजिएंट होगा, या सिंगलटन होगा। ठीक है। सिंगलटन का बेसिक मतलब ये होता है कि एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा पूरी एप्लीकेशन में, हर जगह वही सेम इंस्टेंस यूज़ होगा। ऐड स्कोप्ड का मतलब है कि हर HTTP रिक्वेस्ट के लिए एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा, लेकिन याद रहे हर न्यू रिक्वेस्ट पे न्यू इंस्टेंस क्रिएट होगा। और ट्रांजिएंट ये है कि जब कोई सर्विस रिक्वेस्ट होगी या नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, आप जितनी बार इंजेक्ट कर देंगे एक सर्विस को, उतनी बार वो इंस्टेंस बन जाएगा, चाहे सेम रिक्वेस्ट चाहे डिफरेंट रिक्वेस्ट। आई होप आपको ये आइडिया होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। इसको देखिए, मैं आपको बेसिक थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि सर्विस रजिस्ट्रेशन का बेसिक मकसद क्या है मतलब मेरा ऐड स्कोप से, ट्रांजिएंट से और सिंगलटन से। मैं पहले एक डमी को क्लास बना लेता हूँ, लेट सपोज। ये बेसिकली मैंने 2 क्लासेस बना ली। नाउ अब रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी ए का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो उसके लिए आपको बी का ऑब्जेक्ट भी चाहिए। मतलब मैं इसमें 2-3 चीज़ें ना 2-3 टॉपिक एक साथ कवर कर रहा हूँ, तो समझिएगा। 2-3 सिनेरियोज़ हैं बेसिकली जिनको मैं एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के, इन सर्विस रजिस्ट्रेशन के सिनेरियोज़ में। समझिएगा। लेट सपोज मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ यहाँ। ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर को, यानी अब मैंने इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं ख़त्म कर रहा हूँ और उसमें मैं एक कस्टम कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जिसका काम है कि वो बी का इंस्टेंस लेगा। ठीक है। नाउ अब जब मुझे इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना होगा, लेट सपोज मैं इस क्लास को कहीं भी अगर यूज़ करता हूँ तो जाहिर है मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक। लेकिन सिर्फ इतना कोड सफिशेंट नहीं है। जब आप इतना लिखेंगे आप नोट करेंगे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ए का जो कंस्ट्रक्टर है वो बी टाइप का वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा है बेसिकली। इसका मतलब उसको बी का इंस्टेंस चाहिए। यानी अब मैंने डिपेंडेंट कर दिया मेरे ए के इंस्टेंस को बी के इंस्टेंस पे। जब तक बी का इंस्टेंस नहीं होगा आप ए का इंस्टेंस बना नहीं सकते, तो पहले बी का भी बना लेते हैं इंस्टेंस। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ए का इंस्टेंस बनाने के लिए हमें बी का इंस्टेंस चाहिए। बी का तो नॉर्मल इंस्टेंस है, ज़ाहिर है उसके अंदर सिर्फ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जब मैं किसी क्लास में कोई कस्टम या कोई भी तरह का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनेबल हो जाता है। लेकिन जब मैं किसी क्लास में एक कस्टम कंस्ट्रक्टर बना लूँ तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी चले तो फिर आपको एक डिफ़ॉल्ट और कस्टम दोनों बनाने पड़ेंगे इस तरह से। ठीक है। लेकिन अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। नाउ अब आप समझिएगा कि ए का इंस्टेंस बनाने के लिए आपको बी का इंस्टेंस चाहिए। ए डिपेंडेंट है बी पे, और अब ए मुझे जिस जिस जगह पे जितनी क्लासेस में जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करना होगा ए, तो पहले मुझे बी का कोड चाहिए, इंस्टेंस चाहिए, फिर मुझे उसको ए के इंस्टेंस के कंस्ट्रक्टर में डालना है जिससे मुझे ए का इंस्टेंस मिलेगा। बहुत सारा आप हैक्टिक काम समझ सकते हैं। तो ये एक डिपेंडेंसी है मेरे पास, एक टाइट कपलिंग है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये कहता है कि हम आपकी ये डिपेंडेंसी और ये कपलिंग जो है इसको ख़त्म करेंगे। यानी अब आपने क्या करना है, आपको जिस क्लास में भी ए का इंस्टेंस चाहिए ना, तो जस्ट आपने ए को इंजेक्ट करना है कंस्ट्रक्टर में और उसको एक अदद नाम दे देना है कुछ भी। बस आपने कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करना है, ये वाला पार्ट हम खुद प्रोवाइड कर देंगे। ये है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब आप नोट कर सकते हैं कि अगर ये किसी कंस्ट्रक्टर में बनाता हूँ मैं, ये सिर्फ ए और कोई नाम दे दूंगा मैं इसको। लेट सपोज अभी ओके दिया था, कुछ और नाम दे दें आप, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं ए के इंस्टेंस का। लेकिन आपने इंस्टेंस क्रिएट यानी न्यू करके कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना। उस पे इंस्टेंस आपका IOC कंटेनर, जिसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर भी कहते हैं, वो खुद प्रोवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने ये क्लास ए और बी, ये दोनों क्लासेस आपने रजिस्टर की हुई होंगी अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर में। आइदर या तो आपने स्कोप में रजिस्टर किया होगा, या सिंगलटन में रजिस्टर किया होगा, या ट्रांजिट में रजिस्टर किया होगा। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से क्या होता है, एक लूजली कपलिंग हो जाती है। यानी अगर आपकी एक क्लास जिसको आपने यूज़ करना है उसका इंस्टेंस चाहिए, तो आप उसका इंस्टेंस नहीं बनाएंगे, इंस्टेंस प्रोग्राम देगा। और अगर वो क्लास डिपेंडेंट करती है किसी और, मतलब उसका खुद का कंस्ट्रक्टर भी डिपेंडेंट करता है किसी और टाइप में, तो वो हमारा डॉटनेट कोर खुद प्रोवाइड कर देगा। आपको प्रोवाइड करने की अब ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन का ख्याल करना है और जहाँ आपको ज़रूरत है आप वहाँ उसको इंजेक्ट करेंगे। सिंपल इज़ दैट। लेकिन 3 तरह से आप एक क्लास रजिस्टर कर सकते हैं, सिंगलटन, ट्रांजिएंट और स्कोप्ड। सिंगलटन क्या होता है अब आप ये समझिएगा। लेट सपोज कि मेरे पास ये मेरी एक क्लास है, मुझे इसको यूज़ करना है। अब मैं ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाऊंगा, ज़ाहिर है मैं इंजेक्ट करूँगा। ऑब्जेक्ट जो है इसका बिहाइंड द सीन खुद मुझे मेरा डॉट नेट कोर, मेरी एप्लीकेशन खुद प्रोवाइड कर देगी। अब मैं इसका इंस्टेंस नहीं बनाऊंगा, मैं इंजेक्ट करूँगा।
अगर मैंने इसको रजिस्टर किया हुआ होगा सिंगलटन पे, तो होगा क्या, मैं इसको पूरी एप्लीकेशन में जहाँ कहीं भी इंजेक्ट करूँगा ना, वो एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा इसका। अगर ये सिंगलटन से है तो एप्लीकेशन रन होते वक्त एक ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक मेमोरी बन जाएगी, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब जहाँ जहाँ मैं इसको इंजेक्ट करूँगा ना, लेट सपोज मैंने 10 मुख्तलिफ जगह पे इसको इंजेक्ट कर दिया, तो 10 जगह इंजेक्ट करने का मतलब तो ये हुआ कि शायद मैं 10 नए इंस्टेंस कह रहा हूँ, या एक ही क्लास में अगर 10 बार इंजेक्ट कर दिया मैंने वेरिएबल के नाम चेंज कर करके, तो शायद 10 इंस्टेंस बन जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मैं 10 बार इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 10 नई मेमोरी बनेगी। लेकिन डिपेंडेंस इंजेक्शन में अगर आपने इसको सिंगलटन में रजिस्टर किया ना, तो चाहे आप एक क्लास में 10 बार इंजेक्ट करें या 100 क्लासेस में 100 मुख्तलिफ जगह इंजेक्ट कर दें, वो एक ही इंस्टेंस चलेगा, कोई नया इंस्टेंस नहीं बनेगा। सिंगलटन ये कहता है कि थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ दिस प्रोजेक्ट एक सिंगल इंस्टेंस बनेगा और कोई दूसरा इंस्टेंस नहीं बनेगा। चाहे आप एक जगह इंजेक्ट करें या किसी और जगह इंजेक्ट करें, वही सेम मेमोरी, वही सेम इंस्टेंस हर जगह चलेगा। कोई नए ऑब्जेक्ट के लिए नई मेमोरी अलॉट नहीं होगी। एक ही दफ़ा मेमोरी बनेगी जब प्रोजेक्ट रन होगा, और वही मेमोरी वही ऑब्जेक्ट हर जगह चलेगा। आप चाहे जितने भी इंस्टेंस बना लें, हर इंस्टेंस पे वही ऑब्जेक्ट आएगा, नया ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सिंगलटन तो बेसिकली ये है। दूसरा है हमारे पास स्कोप्ड। नाउ स्कोप्ड ज़रा ज़्यादा यूज़ होने वाला है। स्कोप्ड ये होता है कि लेट सपोज़ मेरे पास 10 मुख्तलिफ क्लासेज हैं, मैंने 10 मुख्तलिफ जगह अब एक क्लास को इंजेक्ट किया, और याद रहे अब मैं ए को एज सिंगलटन की बजाय एज स्कोप्ड रजिस्टर कर रहा हूँ। तो अब जब मैं 10 क्लासेस में ए को इंजेक्ट करूँगा ना, तो मुझे ए के 10 मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट मिलेंगे, यानी हर 10 के 10 ऑब्जेक्ट की नई मेमोरी होगी, और इन तमाम ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होगा। याद रहे 10 मुख्तलिफ क्लासेस पे 10 ऑब्जेक्ट, 10 बार इंजेक्ट किया मैंने। लेकिन अगर मैं एक ही सेम क्लास पे इसको 10 बार इंजेक्ट कर दूंगा ना, तो अब एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे। तो स्कोप्ड ये होता है कि हर डिफरेंट रिक्वेस्ट पे जितनी बार आप इंजेक्ट करेंगे उतनी बार आपको नए इंस्टेंस मिलेंगे। लेकिन सेम क्लास को मैं सेम रिक्वेस्ट कह रहा हूँ, अगर सेम क्लास में मैं इसको 10 बार या 100 बार इंजेक्ट कर दूंगा ना ए को, तो वो एक ही इंस्टेंस बनाएगा, वो 100 या 10 इंस्टेंस नहीं बनेंगे, वो सेम मेमोरी बनेगी। स्कोप्ड ही है। ट्रांजिएंट ये है कि मैं अब अगर लेट सपोज मैं इस ए को एज ट्रांजिएंट रजिस्टर करता हूँ, तो अब मैं 10 क्लासेस में 10 ऑब्जेक्ट बनाऊँ या एक क्लासेस में 10 ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मैं अब जितनी भी बार ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यानी जितनी बार भी मैं इसको इंजेक्ट करूँगा, मुझे हर दफ़ा इसका नया ऑब्जेक्ट मिलेगा। ट्रांजिएंट हर इंजेक्शन पे हर नया ऑब्जेक्ट देता है। स्कोप ये देखता है कि ये जितनी बार इंजेक्ट हो रहा है, क्या वो सेम क्लास में हो रहा है, अलग अलग है। अगर अलग अलग क्लासेस में इंजेक्ट हो रहा है तो नई मेमोरी मिल जाएगी, नया इंस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर एक ही क्लास में बार बार इंजेक्ट हो रहा है तो एक ही मेमोरी मिलेगी बस। सिंगलटन ये कहता है कि आप एक जगह 10 बार इंजेक्ट कर लें, 10 जगह 10 बार इंजेक्ट कर लें, या एक ही जगह की बार इंस्टेंस करें या इंजेक्ट करें, वो सिर्फ एक ही मेमोरी मिलेगी। पूरी एप्लीकेशन में सिंगलटन एक ही मेमोरी पे चलेगा। राइट, आई होप आपको थोड़ा सा ये टॉपिक ग्रास्प हुआ होगा। इसके और अच्छे एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो हम लॉगर सर्विस के लिए ना सिंगलटन का यूज़ करेंगे, क्योंकि लॉगिंग का काम ना एक ही इंस्टेंस से बहुत एफिशिएंटली हो जाएगा। हमें हर दफ़ा इसका न्यू इंस्टेंस नहीं चाहिए, तो मैं इसको एज सिंगलटन रजिस्टर कर लूँगा। तो सबसे पहले हमने आना है अपनी एक्सटेंशन क्लास में, इसका एक नया एक्सटेंशन मेथड बना लेंगे हम। रजिस्ट्रेशन का कोड ऐसे लिखा जाता है कि आपने इसके दो टाइप पैरामीटर में, ये जेनेरिक पैरामीटर्स हैं, इनमें आपने सिंगलटन में पहले इंटरफेस डालना है और फिर आपने क्लास डालनी है। मैं इंटरफेस को इंजेक्ट करूँगा, उस इंटरफेस के वेरिएबल पे मुझे इस क्लास का इंस्टेंस मिल जाएगा। अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पता हो तो लेट सपोज मेरी ये लॉगर वर्कर क्लास है ना, इसका पेरेंट इस वक्त आई लॉगर वर्कर है, तो मैं आई लॉगर वर्कर टाइप के वेरिएबल में लॉगर वर्कर टाइप का इंस्टेंस डाल सकता हूँ। ये हमारा डिपेंडेंस इंजेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमारा इंस्टेंस बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। बेसिकली मैंने मेरा रजिस्टर कर लिया, अब मैं इसको अपने प्रोग्राम डॉट सी एस में कॉल करा लूँगा। सिंपल एज दैट। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये हो सकता है जो बेसिकली आपके जहन में भी आ सकता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन है क्या चीज़। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब है कि इंस्टेड ऑफ अ क्लास खुद अपनी डिपेंडेंसीज बनाए, यानी एक क्लास जो खुद उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, और वो अपने इंस्टेंस में भी यानी अपने कंस्ट्रक्टर में भी अगर कोई इसकी कोई डिपेंडेंट है कोई चीज़, तो या तो वो ये सारी चीज़ें खुद करे तो हमें मैन्युअली कोड लिखना पड़ जाएगा, सही है, या हम उसको बाहर से प्रोवाइड करें ये सारी चीज़ें, जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं। हम अब खुद यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इस टाइप के वेरिएबल में
इसका इंस्टेंस बना देगा। यानी मैं इंजेक्ट तो ये करूँगा लेकिन मुझे इंस्टेंस ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ये इस कोड की वजह से मिलेगा। और अगर मैं इसको 10 क्लासेस में या एक क्लासेस में भी 10 बार इंजेक्ट कर लूँ या 10 मुख्तलिफ क्लास में 10 बार इंजेक्ट कर लूँ, ये सिर्फ एक ही इंस्टेंस बनाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको एज सिंगलटन रजिस्टर कर रहा हूँ। अगर आपने इसको हर दफ़ा नया इंस्टेंस बनाना है, जितनी बार भी इंजेक्ट करें, तो आप इसको ट्रांजिएंट कर लेंगे, या अगर आपको इसको स्कोप करना है तो आप स्कोप कर लेंगे। सही है, लेकिन मेरा काम इस वक्त सिंगलटन से हो रहा है, मुझे एक ही इंस्टेंस पूरी एप्लीकेशन में चाहिए। तो ये प्रोसेस ज़्यादातर कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है, इसीलिए इसको हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हम जो इंजेक्ट करेंगे वो हम कंस्ट्रक्टर में करेंगे जिस क्लास में हमें ये चाहिए, आई लॉगर का इंस्टेंस। आई ओ सी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें कंट्रोल बेसिकली ना उल्टा हो जाता है। इंस्टेड के कोई क्लास खुद अपना इंस्टेंस क्रिएट करे, अपनी डिपेंडेंसीज बनाए, अब कंटेनर डिसाइड करता है कि किस क्लास को कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए। यानी अगर एक क्लास है लॉगर वर्कर, अभी मैं अगर इसके अंदर जाऊँ, गो टू डेफिनेशन, तो अभी इस क्लास का कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है, कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो अभी ना इस क्लास का ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर इस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर होता तो हम तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, तो फिर वो हमारे इस इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ये डिपेंडेंस इंजेक्शन, इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इसको इसकी डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करे। ठीक है, और ये कंटेनर बेसिकली ना एक फैक्ट्री की तरह काम करता है जो इंस्टेंसेस क्रिएट करके क्लासेस को प्रोवाइड करता है। नाउ अब ना हम अपना कोड थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। जो एनलॉग हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में रजिस्टर किया है उसे हम एक्सटेंशन के मेथड के अंदर ही रख देते हैं, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। हम क्लीन अप्रोच पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हम ये कर लेंगे कि प्रोग्राम डॉट सी एस में आएंगे, ये कोड जो यहाँ लिखा है हमने इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि एक ही बात है, क्योंकि ये मेथड मेरा कॉल हो रहा है, तो ये एक ही बात है। आप इसको ऐसे यूज़ कर लीजिए। अब हम अपना लॉगर टेस्ट करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET कोड प्रोजेक्ट के अंदर एक कंट्रोलर होता है, वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर। हम उसको मॉडिफाई करते हैं और उसमें अपना लॉगर इंजेक्ट करते हैं। ये हमारा कंट्रोलर है, इसमें आते हैं। इसमें आपने मेक श्योर करना है कि स्लाइस देके आप एक्शन देंगे, ताकि अब जब आपने कोई, लास्ट टाइम क्या हो रहा था, खाली वेदर फोरकास्ट था और उससे मेरा मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा था। अब ऐसा नहीं है, अब आपको कोई ना कोई मेथड या APIs कॉल करने के लिए अब आपको कंट्रोलर के साथ साथ आपको एक्शन का नाम भी देना है, यानी आपको ये गेट नेम स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। ठीक है, मैं अपनी लॉगर वर्कर का जो इंटरफेस है उसको इंजेक्ट कर लेता हूँ। मैं याद रहे इंटरफेस मैं इंजेक्ट करूँगा, मैं ये इंजेक्ट करूँगा, इस ये इंस्टेंस मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो मैं ये इंजेक्ट कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ आई लॉगर वर्कर, इसको इंजेक्ट कर लेते हैं। इंजेक्ट कैसे करना है आपने पहले बनाना है, या बल्कि आप ऐसे नहीं करें, आप बल्कि यहाँ इंजेक्ट करें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब C# का एक होता है हमारे पास कि ग्लोबलाइजेशन या लोकलाइजेशन के एक वेरिएबल का स्कोप कहाँ है। लेट्स से अगर ये मैंने वेरिएबल बनाया तो उसका कहाँ से कहाँ तक स्कोप है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर में बनाया ना, ये वेरिएबल इंजेक्ट तो हो गया, यहाँ पर मुझे इंस्टेंस मिल जाएगा। मैंने इंटरफेस इंजेक्ट किया और इस वेरिएबल पे मुझे इंस्टेंस मिल जाएगा क्लास का जो लॉगर वर्कर है। लेकिन ये वेरिएबल मैं यहाँ कहीं यूज़ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में बनाया है। तो इसलिए इसको यूज़ करने के लिए ना मैं एक और टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ जो ये इससे इंस्टेंस जो मिलेगा वो होल्ड कर लेगा। तो मैं ये कॉपी करता हूँ, यहाँ डालता हूँ, नेम डिफरेंट करने के लिए मैं अंडरस्कोर लगा लेता हूँ, इसको कॉपी किया। ये कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करने से मुझे वैल्यू मिल गई, लेकिन ये वेरिएबल मुझे नीचे यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने सेम टाइप के वेरिएबल को ऊपर इंजेक्ट किया, ऊपर मैंने मेंशन किया, वेरिएबल बनाया एक, और इसको अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं इसको रीड ओनली टाइप कर लेता हूँ। और वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही बनता है, आप देख सकते हैं लॉग भी आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफिकली प्राइवेट करना चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी जो एक्सेस मॉडिफायर लगता है वो प्राइवेट ही लगता है वेरिएबल्स में, एक फील्ड्स वगैरह में। अगर आप कस्टम तरीके से मेंशन करना चाह रहे हैं प्राइवेट कर लें, नो इशू। तो ये मैंने इंजेक्ट कर लिया। अब मैं बेसिकली मेरा एक मेथड बना लेता हूँ जिसमें मैं मेरे लॉगिंग के जो मैंने मेथड बनाए मैं उनको टेस्ट कर लूँगा। तो पहले एक API बना लेते हैं। अच्छा, ये आई एक्शन रिजल्ट APIs वगैरह के लिए होता है।
हम सारी एपीआई आई एक्शन रिजल्ट से बनाएंगे, लेकिन अभी मुझे आई एक्शन रिजल्ट नहीं चाहिए। अभी मैं जस्ट सिर्फ स्ट्रिंग का एरे जो है ना मेरा कलेक्शन का स्ट्रिंग की कलेक्शन, मैं सिर्फ वो रिटर्न कराऊंगा। तो मैं इसको बना लेता हूँ आई न्यूमरेबल टाइप ऑफ स्ट्रिंग। आप इसको लिस्ट भी बना सकते हैं, एरे भी बना सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। अब मैं मेरे इसको यूज़ कर सकता हूँ, लॉगर की से जो भी मुझे वैल्यूज़ मिली वो मेरे इस वेरिएबल पे आ गई, यानी इंस्टेंस यहाँ पर आ गया। अब मैं उस इंस्टेंस से मेरे मेथड एक्सेस कर लेता हूँ। ये जस्ट मैं एक डमी मेरे ना मैसेज दे रहा हूँ। मैंने इसमें वेरिएबल बनाया था स्ट्रिंग मैसेज का, अब मैं उसमें एक डमी मैसेज दे रहा हूँ। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, वो मैसेज लॉग हो जाएंगे। हमने लॉगिंग देख रहे हैं ना, तो मैसेज आप कुछ भी दे दें, वो इशू नहीं है। और ऐसे में मेरे सारे जो मैंने वेरिएबल्स बनाए थे, मेथड जो मैंने बनाए थे, मैंने ये 4 मेथड्स बनाए थे, मैं इन चारों को एक साथ यूज़ कर लेता हूँ। मैंने बना लिया। अब मैं बेसिकली ये आई इन्यूमरेबल ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो मैं वो स्ट्रिंग रिटर्न करा लेता हूँ। आई इन्यूमरेबल जितनी भी मोस्टली कलेक्शन है ना हमारे पास, उन सब की पेरेंट टाइप है आई इन्यूमरेबल। तो मैं एक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, क्योंकि लिस्ट का भी पेरेंट आई इन्यूमरेबल है। और रिटर्न कर लेते हैं इसको। और इस पे HTTP वर्ब हम गेट मेंशन कर लेते हैं। वैसे URL के थ्रू करेंगे तो ये गेट ही है, आप फिर भी स्पेसिफिकली इसको मेंशन कर लें। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये मेरा बेसिक प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट जिसे आप कह लें। मैंने आपको बताया था कि एनालॉग कॉन्फ़िग में मेरे इस मेन प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनल फाइल्स के लिए एक इंटरनल लॉग्स आएंगे, और फोल्डर आएगा एक इंटरनल लॉग्स के नाम से, और उसके अंदर एक सिस्टम लॉग डॉट txt आएगी। तो जैसे मैं एप्लीकेशन रन करूँगा ना, आप नोट करेंगे यहाँ वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा फोल्डर। इसको रन करते हैं। नोट कीजिए आप, मेरे फ़ोल्डर में एग्जैक्टली मेन प्रोजेक्ट का ही जो फ़ोल्डर है, यही जो प्रोजेक्ट है, इसमें एग्जैक्टली इसी नाम से एक फ़ोल्डर आ गया ऑटोमेटिकली मेरे रन करते ही, इंटरनल लॉग्स। और मैंने उसमें बताया था कि एक फ़ाइल जनरेट होगी सिस्टम लॉग डॉट txt। आप देख सकते हैं वो एग्जैक्टली जनरेट हो गई। और उसमें आप नोट करें इतने सारे बाय डिफ़ॉल्ट लॉग्स आने शुरू हो गए। ये क्योंकि मैंने, आप नोट कीजिए, मैंने इसका लॉग लेवल रखा हुआ ट्रेस, तो हर छोटे से छोटा और हर बड़े से बड़ा, हर तरह के, यानी ट्रेस और उससे बड़े जितने भी लेवल्स होते हैं सब कवर अप हो जाएंगे। तो ट्रेस सबसे छोटा लेवल होता है, तो उससे बड़े डीबग, इन्फो, वॉर्न, अगर कोई फेटल हुआ, कोई एरर हुआ, वो सब यहाँ जनरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं बेसिकली एक सिस्टम लॉग डॉट txt नामी फाइल जनरेट हो गई। उसमें आपके ये इतने सारे लेवल्स आ रहे हैं, मतलब जितने भी आपके सिस्टम लेवल के जितने भी लॉग्स हैं, ये ऑटोमेटिक लॉग्स हैं, ये मेरे बनाए हुए लॉग्स नहीं हैं, क्योंकि मेरे बनाए हुए लॉग्स तो उस API में हैं। ये सिस्टम के लॉग हैं। अगर कुछ भी इशू होता है या कोई भी सीन होता है जो सिस्टम की तरफ से है, तो ये ऑटोमेटिकली इधर हैंडल हो जाएंगे। तो ये मैंने जैसे ही प्रोजेक्ट रन किया तो ऑटोमेटिकली एक इंटरनल लॉग्स आ गई, उसके अंदर सिस्टम लॉग डॉट txt फाइल आ गई एक, क्योंकि यही फाइल मैंने मेरी इस कॉन्फ़िगरेशन में बताई हुई है। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। नाउ मैं अब अपनी API कॉल कराऊंगा, तो मैं बेसिकली अभी तो ब्राउज़र का यूज़ करूँगा, लेकिन अपकमिंग लेक्चर्स में हम पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। तो ब्राउज़र का यूज़ करने के लिए मैं आता हूँ अपने प्रॉपर्टीज़ में, लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन में, और लॉन्च ब्राउज़र को मैं ट्रू कर देता हूँ ताकि मेरा ब्राउज़र लॉन्च हो जाए। अभी देखिए, दोबारा रन करूँगा तो चांसेस हैं ये दोबारा ऑटोमेटिकली लॉग्स जनरेट कर ले। तो आप नोट कर सकते हैं लॉग्स जनरेट हो गए। ये हर बार जनरेट होते हैं, इसकी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। नाउ ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। मुझे URL में पहले अपना वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर मेंशन करना है। तो स्लैश वेदर फोरकास्ट स्लैश, और मेरी API का नाम है टेस्ट लॉगर। एंटर प्रेस कर दें आप, आपका ये हिट हो गया। अब आपके कस्टम लॉग्स जनरेट होंगे कहाँ, वो भी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में देखें, टारगेट्स में आपको पता चलेगा कि एक फ़ोल्डर बनेगा
लॉग्स के नाम का। उसके अंदर एक फ़ाइल बनेगी जिसमें एक डेट आएगी, अंडरस्कोर आएगा, लॉग फाइल डॉट टी आएगी, और उसका लेआउट कुछ इस तरह से होगा कि उसमें एक डेट होगी, लॉग का लेवल होगा और मैसेज होगा। सही है, तो ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं, मेरे पास ही आ गया रिज़ल्ट। अब देखते हैं लॉग्स कहाँ गए। जब मैंने मेरा प्रोजेक्ट रन किया, हुआ क्या, अब आप समझिएगा। जब मैंने मेरा प्रोजेक्ट रन किया था फर्स्ट टाइम, तो मेरा ऑटोमेटिकली एक इंटरनल लॉग्स का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया जो कि आ गया। लेकिन अब मैंने मेरी हिट करी, मेरे लॉग्स भी जनरेट हुए, लेकिन लॉग्स के नाम का मुझे कोई फ़ोल्डर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, देखें जो आपके कस्टम लॉग्स हैं ना एन लॉग के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रूट पाथ पे नहीं आते, वो आते हैं आपके ऐप डोमेन पाथ पे, जहाँ पर आपकी फ़ाइल की असेंबलीज़ वगैरह रखी होती है ना। क्योंकि ये सर्वर को भी ध्यान में रखता है, क्योंकि सर्वर पे जो फाइल डिप्लॉयज़ होती हैं वो आपका ऐप डोमेन पाथ होता है, जहाँ पर आपकी सारी असेंबलीज़, DLL, ये चीज़ें जहाँ रखी होती हैं ना, तो आपके कस्टम लॉग भी उसी पाथ पे जनरेट होते हैं। तो आपको पहले उस पाथ पे जाना है, उस फोल्डर पे जाना है, वहाँ पर आपके ये लॉग जनरेट होंगे और उसके अंदर फाइल्स होंगी। तो आप बेसिकली अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें और पहले आप एक काम करें, एप्लीकेशन स्टॉप कर लें, क्योंकि वो विजुअल स्टूडियो के रनिंग स्टेट में वो ऑप्शन नहीं आता। ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर कर लें। ठीक है, और वो पाथ बेसिकली रखा है बिन पे, डीबग पे, .NET 9। ये है वो आपका प्रोजेक्ट बेसिकली। आप जब सी शार्प का रिफ्लेक्शंस टॉपिक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, असेंबलीज़ वगैरह। ये है आपका ऐप डोमेन या बेसिक पाथ, ये है आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट जो डिप्लॉय, जब भी डिप्लॉय होता है ना किसी भी जगह पे, चाहे एज्योर पे हो, चाहे आपके कस्टम सर्वर्स पे हो, चाहे IIS पे हो, तो ये है वो प्रोजेक्ट जो आप डिप्लॉय करते हैं। अब ये विजुअल स्टूडियो का पार्ट नहीं है, ये आप समझिएगा, क्योंकि डिप्लॉयमेंट पे या लाइव जो आपका प्रोजेक्ट होता है प्रोडक्शन पे, वहाँ विजुअल स्टूडियो नहीं होता। तो ये है जो आपने यूज़ करना है। तो यहीं पर ही आपका एक फ़ोल्डर आ गया और उसके अंदर आपकी फ़ाइल आ गई। फ़ाइल का फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने दिया था कि डेट आएगी, लॉग का लेवल आएगा और फिर मेरे वो मैसेजेस आएंगे जो मैंने दिए हैं। मैंने यही मैसेजेस दिए थे अपने API में, तो देखिए यही आ गए। एरर, इन्फो, वार्न, ये उस हिसाब से आए जो मैंने मेथड यूज़ करे थे। मैंने मेरे मेथड यूज़ करे थे, तो उन मेथड्स की बेस पे वो लॉग लेवल्स उसने डिफ़ाइन कर दिए। यानी हमारा लॉगर सर्विस जो है वो सही तरह से कॉन्फ़िगर हो गया। तो बेसिक कंक्लूजन क्या रहा, वो ये रहा कि सब हमने लॉगर सर्विस को कॉन्फ़िगर किया, IOC कंटेनर जिसे हम इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, उसके अंदर सर्विस सेट करी ताकि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ कर सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर में आप वेरिएबल की टाइप और वेरिएबल डाल देंगे, वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएगी। इंजेक्शन यही है, ये इंजेक्शन का पार्ट नहीं है, ये उस इंजेक्शन के थ्रू जो इंस्टेंस मिला है ये उसको यूज़ करना है आपने। ठीक है, और फिर हमने फाइनली वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर के थ्रू टेस्ट भी कर लिया, जो कि अभी तक सारी चीज़ें सही चल रही हैं। यानी अब अगर मुझे जिस क्लास में भी या जिस जगह भी मुझे लॉगिंग करनी है, कस्टम लॉगिंग, तो मैं इंजेक्ट करूँगा ये लॉगर वर्कर को, और फिर मैं इसके जो भी ये 4 मेथड हैं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं उस हिसाब से वो मेथड कॉल कराऊंगा, उसमें अपना मैसेज डालूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। मेरी लॉगिंग की एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जो डेट के हिसाब से चल रही है। यानी आपको मैंने बताया था ना, ये डेट बेस चल रही है, हर न्यू दिन न्यू फाइल जनरेट होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक फ़ीचर है, क्योंकि प्रोडक्शन में हमारे पास ब्रेक पॉइंट विजुअल स्टूडियो है नहीं, तो वहाँ डिबग कैसे करें, वहाँ अगर कोई एरर आ जाए तो कैसे टेस्ट करें, तो वो इसके थ्रू होगा। तो इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट में लॉगिंग को स्ट्रक्चर्ड और मेंटेनेबल बना सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में। पीस।